हेलो पीपल, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शुक्ला। पॉलिटी फॉर सीएसई 2026 में आज हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करेंगे, इन टू इन कवर करेंगे। सो स्टिक विद द क्लास, डू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। नोट्स बना लीजिए, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। जो भी लिखा नोट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उसको बनाते जाइए। एंड आफ्टर डूइंग दिस, गो टू लक्ष्मीकांत एंड रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक। यही आपका मोडस ऑपरेंडी है इस पूरे क्लास का। सो एंड दिस इज मी प्रियंका शुक्ला। सो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली बात है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में वित्तीय आपातकाल लगती है। सो आर्टिकल 360, अगर आप आर्टिकल 360 पढ़ें तो आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है कि अगर देश में या देश के किसी कोने में, किसी पार्ट में, किसी हिस्से में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिससे इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड क्रेडिट है ये खतरे में आ जाए, इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट है ये खतरे में आ जाए, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर लाजमी होगा कि प्रेसिडेंट समझे कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को देखेंगे। सो आर्टिकल 360 क्या कहता है कि कौन इंपोज करेगा प्रेसिडेंट रूल, कौन इंपोज करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। और जब देश में वित्तीय आपातकाल लगती है उसको इंपोजिशन कहते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो ऑर्डर पढ़ते हैं उसको प्रोक्लामेशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो प्रोक्लामेशन कौन प्रोक्लेम करेगा देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। अब ग्राउंड क्या है, क्वेश्चन है कि ग्राउंड क्या है। तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, ग्राउंड क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, कैसा सिचुएशन, जब इंडिया की या फिर इंडिया के किसी पार्ट की, पूरे इंडियन टेरिटरी की या फिर किसी पार्ट की क्या हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट, ये खतरे में आ जाए, ये थ्रेटेंड हो जाए, ये खतरे में आ जाए, तब प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे। दो शब्द है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब डोमेस्टिक, देश के अंदर के हालात की बात होता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देश के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी ये डोमेस्टिक बात हो रही है। एंड जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो जो हम बाहर से पैसे उठाते हैं, जो हम कंसोलिडेटेड फंड, हमने जब फाइनेंशियल रिलेशन, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग करती है दैट इज वो किसकी सिक्योरिटी पे करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। सो क्रेडिट यानी जब डे टू डे अगर आप बजट देखें तो उसमें बताया जाता है कि भारत सरकार पे कितने कर्जे हैं। ये कर्जे हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें देश को चलाना है, तो हम बाहर से लोगों से कर्जे लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देश ऐसे हालत में पहुंच जाए कि हमने जो एक्सपेंसेस, हमने जो बोरोइंग्स की हैं, हमने जो बाहर के फोर्सेस से उधार लिए हैं, उनको हम रिपे ना कर पाए, तो इंडिया की अगर क्रेडिट खराब हो रही है, इंडिया ऐसा सिचुएशन आ जाए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की क्रेडिट खराब होने की सिचुएशन है, उस केस में प्रेसिडेंट साहब जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर प्रोक्लेम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश के अंदर की बात है कि बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए, मतलब कर्जा, लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब चीजें चल रही है, फ्लो में चल रही है, जब तक मेंटेन हो रहा है हम कहेंगे कि बैलेंस है। जिस दिन जब मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, यानी कहीं कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, कहीं कोई इंबैलेंस आएगा, देन हम कहेंगे कि देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो थ्रेटेंड है, वो खतरे में है। एंड अगेन, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थ्रेटेंड है, वहां भी प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम कर देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। या फिर क्रेडिट, देश की क्रेडिट जो हमने बात की वो थ्रेटेंड है, तो भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि एक सिचुएशन आ गया है कि अब देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगना चाहिए। अब हमने कहा कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, कब करेंगे कि सिचुएशन आ जाए,
कौन करेगा, फिर से देख लेते हैं। 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। कब करेंगे? कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे इंडिया की या फिर इंडिया के किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट, इन दोनों में से कोई भी एक, ये और होगा, खतरे में आ जाए, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे। अब ये सवाल है कि ये सिचुएशन, हमने कहा कि ये सिचुएशन होना चाहिए, तो ये सिचुएशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? मैं करूंगी, आप करेंगे, हम सब करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, कैग करेगा, पैसे की बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर और किसी अथॉरिटी को कह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कमेटी बिठाएगी, कौन करेंगे? सो ये किसी की बस की बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के ऊपर है। ये किसकी ये प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई होते हैं, और प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सिर्फ फीलिंग से बात नहीं बनेगी, सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है कि अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हैं कि देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे देश के किसी पार्ट में, पूरे देश की या किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट जो है वो खतरे में है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि सिचुएशन ऐसा आ गया है, और अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हैं तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगा सकते हैं। और जब भी फाइनेंशियल, जैसे हमने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन लोकलाइज्ड भी हो सकता है, यानी देश में एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो पूरे देश में लगती है। चाहे एक देश के किसी पार्ट की भी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि देश की ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा है या क्रेडिट पे खतरा है, तो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगेगी। तो यहाँ पे बस एक बात बचता है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हो गए तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। और जैसे बाकी इमरजेंसी प्रोविजंस के बहुत ब्रूटल रिपरकशंस हैं, तो आप देखेंगे कि 360 जब लगता है देश में, तो स्टेट का जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो पूरी तरह खतरे में आ जाती है। पूरी तरह स्टेट के फाइनेंशियस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम अभी देखेंगे कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट्स के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि अपने सारे मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, जितने भी पैसे के मसले के बिल्स है, वो सारे प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना पड़ता है, उनकी ड्यूटी हो जाती है। तो इतने खतरनाक रिपरकशंस हैं। सो कहा गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। तो जब इतना खतरनाक, सिर्फ प्रेसिडेंट के सेटिस्फाई होने से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो इस सेटिस्फैक्शन का कुछ तो चेक होना चाहिए, इस सेटिस्फैक्शन पे कुछ तो चेक होना चाहिए, आर्बिट्ररी तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सेटिस्फैक्शन बहुत डिस्प्यूटेबल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे इस सेटिस्फैक्शन पे फाइनली चेक लाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन अगर डिस्क्रिशनरी हो जाए, ये सेटिस्फैक्शन ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव हो जाए, तो कितना खतरनाक रिपरकशन हो सकता है। सो 1975 में अब ये सेटिस्फैक्शन पे बात आ गई है। सो ये 1975 में तब की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है, दैट इज 38th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में 38वां संशोधन किया जाता है, और वहां पे कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, ये क्या है? फाइनल एंड कंक्लूसिव है, फाइनल एंड कंक्लूसिव। और इस वर्ड का फाइनल एंड कंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैं सेटिस्फाई हूं, तो वो सेटिस्फाई है। अब इसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यानी 38th अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है फाइनल एंड कंक्लूसिव है, इसका मतलब होता है कि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप कोर्ट में ले जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनेबल है। लेकिन अब 1975 का इमरजेंसी हट चुका है। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। तो 1978 में जो नई सरकार आती है, 77 के चुनाव में, 1978 में वो सरकार एक और अमेंडमेंट लेके आती है। 1978 में एक और अमेंडमेंट आता है, दैट इज 44th अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट से कुछ नया नहीं होता है, जो पुराना किया हुआ होता है उसी को बस मिटाया जाता है। यानी 44th अमेंडमेंट से ये जो कहा गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव है, इसको डिलीट किया जाता है।
इसको डिलीट किया जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, कहा गया कि 44th अमेंडमेंट से जो 38th अमेंडमेंट का जो भी बदलाव लाया गया था उसको डिलीट किया गया और कहा गया कि द प्रेसिडेंशियल satisfaction of the president is subject to judicial review. Satisfaction of president is open to judicial review. प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि क्या है प्रेसिडेंट 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, कब लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या हुए हैं एंड ये अभी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 इज ओपन, इट कैन बी चैलेंज्ड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने 360 के अंदर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हो गए हैं कि ठीक है देश में ऐसे हालात बन रहे हैं जहां पे इंडिया की या फिर इसके किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट खतरे में है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंड नहीं है, ये और है। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आ जाए तो प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हो गए हैं और उन्होंने प्रोक्लामेशन कर दिया है। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लामेशन कर दिया है 360 का। प्रोक्लामेशन मतलब डिक्लेरेशन कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस प्रोक्लामेशन का पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा। जैसे हमने देखा है नेशनल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करते हैं या प्रोक्लेम करते हैं देश में नेशनल इमरजेंसी का लगना तो उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल में भी देखा है। तो 360 का जो प्रोक्लामेशन होता है या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन है तो इस प्रोक्लामेशन का क्या क्वेश्चन ये है कि क्या यह प्रोक्लामेशन जरूरी, इसका अप्रूवल जरूरी है। तो आंसर है यस, इसका अप्रूवल जरूरी है। तो अप्रूवल कैसे होगा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सेपरेटली इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव करेंगी, दोनों सेपरेटली अप्रूव करेंगी। कोई टाइम पीरियड है, किसी टाइम पीरियड के अंदर कोई टाइम फ्रेम, तो यस जिस डेट को ये प्रोक्लामेशन इशू हुआ है उसके 2 महीने के अंदर विद इन 2 months ऑफ द इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन, जिस डेट को ये प्रोक्लामेशन जिस डेट को ये प्रोक्लामेशन हुआ है उसके 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा अलग अलग इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव करेंगी। सवाल ये है कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए। तो याद रखिएगा कि इस अप्रूवल के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी, जिस तरह से ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास होता है उसी तरह से आपके देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जिस समय पे ये प्रोक्लामेशन पास हो रहा है उस समय पे उस हाउस में कितने लोग हैं और वो कितने वोट कर रहे हैं उसमें वो उस प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजोरिटी निकाल दीजिए, वही है सिंपल मेजोरिटी। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से आप देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी में पूरा का पूरा जो स्टेट है, स्टेट का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाता है। स्टेट के फाइनेंशियल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। और यहाँ तक ही नहीं, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सैलरी, जजेस के सैलरीज होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। और जब पैसा अफेक्ट हो रहा है तो आपकी इंडिपेंडेंस भी अफेक्ट होगी, अभी हम देखेंगे। तो इसीलिए जरूरी था, हाँ कहाँ थे कि ये जो अप्रूवल है ये सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए। क्लियर है ये। अब एक सिनेरियो आता है कि हमने कहा कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव कर दे सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन एक ऐसा भी स्पेशल सिचुएशन आ सकता है कि यही प्रोक्लामेशन तब हुआ हो जब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब यही हम एक स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन तब हो जब लोकसभा या तो डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई है, या फिर लोकसभा
वर्किंग है, लोकसभा लाइफ में है, लेकिन इन 2 महीने के अंदर वो किसी भी कारणवश अप्रूव नहीं कर पाई और डिसॉल्व हो गई। क्लियर है ये? स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं कि अब 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का प्रोक्लामेशन तब हुआ है जब लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व हो, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है कि 2 महीने तो थे लोकसभा के पास या उससे कम भी थे, जो भी वर्किंग डेज थे उसमें लोकसभा इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव नहीं कर पाई। तो क्या सवाल ये है कि क्या उस केस में ये प्रोक्लामेशन सर्वाइव करेगा? तो आंसर है यस। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जो हमने डिस्कस किया कि लोकसभा डिसॉल्व हुई है या फिर लोकसभा अप्रूव नहीं कर पाए उसके बाद डिसॉल्व हो जाए, तो भी ये प्रोक्लामेशन सर्वाइव कर जाएगा। कंडीशन यही है कि उस दौरान, इस सिचुएशन में राज्यसभा इसको अप्रूव कर दे। इस सिचुएशन में राज्यसभा अप्रूव कर दे तो ये प्रोक्लामेशन सर्वाइव कर देगा, सर्वाइव कर जाएगा। कब तक? जब तक कि अब देखिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो जनरल इलेक्शंस होंगे, तो नई लोकसभा आएगी, न्यूली कंस्टिट्यूटेड लोकसभा आ गई है। अब इसकी जिस डेट को, जब भी ये नई लोकसभा मिलती है, उसकी फर्स्ट सीटिंग से लेकर के, उस डेट से लेकर के फर्स्ट सीटिंग जब भी होती है उसके 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज, ये 30वें दिन है, विदिन 30 डेज ये प्रोक्लामेशन लोकसभा को पास करना होगा। क्लियर है ये? अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन है, या फिर लोकसभा लाइफ में थी और वो अप्रूव नहीं कर पाई और वो प्रोक्लामेशन को डिसॉल्व हो गई, तो अब इस प्रोक्लामेशन का क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि कोई बात नहीं, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, राज्यसभा तो है, राज्यसभा अप्रूव कर दे, और अब लोकसभा डिसॉल्व हुई है तो नई लोकसभा आएगी, तो नई लोकसभा की जो फर्स्ट सीटिंग होगी उस डेट से 30 दिन के अंदर ये प्रोक्लामेशन नई लोकसभा इसको अप्रूव करेगी। एंड ये दोनों अप्रूवल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। क्लियर है ये नई लोकसभा जो कर रही है इसका ये भी अप्रूवल थ्रू सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? तो अब ये प्रोक्लामेशन हमारा अप्रूव हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एक बार ये प्रोक्लामेशन अप्रूव हो जाए, एक बार ये प्रोक्लामेशन अप्रूव हो जाए, ये अप्रूवल हमारा हो चुका है, प्रोक्लामेशन अप्रूव हो जाए, अब इसको आप इनडिफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या कोई टाइम लिमिट है कि ये अप्रूवल के बाद कितने टाइम तक ये लगेगा? तो कोई टाइम नहीं है, इनडिफिनिट पीरियड के लिए एक बार बस अप्रूव करने की देरी है, ये इनडिफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। पहली बात याद रखिएगा कि नो मैक्सिमम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड, नो मैक्सिमम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई मैक्सिमम पीरियड, कोई मैक्सिमम टाइमलाइन नहीं है। एक बार ये नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल मिल गया पार्लियामेंट से, ये इंडिफिनिट पीरियड तक चलेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है ये इंडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वहां पे भी वो कहा गया है कि इंडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, लेकिन वहां पे ये इंडिफिनिट पीरियड तक चल सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से कंटिन्यूएशन का अप्रूवल चाहिए। तो क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी पार्लियामेंट का रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए कंटिन्यूएशन के लिए कि ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिफिनिट पीरियड तक चल सकता है, लेकिन क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए हर 6 महीने पे या 1 साल पे कंटिन्यूएशन के लिए? तो आंसर इज नो, कि देयर इज नो नीड ऑफ पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, तो आप कहेंगे नो। क्लियर है? नो नीड ऑफ पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल का सिंपल समझा देती हूं कि एक बार जब जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है कि प्रोक्लेम हो गई, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव हो गया, अब ये 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट पे जाना है और एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल मांगना है, पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, फिर ये 6 महीने चलेगा,
फिर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट के पास जाना, एक्सटेंशन मांगना, ये चलता जाएगा और ये इंडिफिनिट टाइम तक हो सकता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रोक्लामेशन हुआ, ये, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के केस में ये स्ट्रक्चर जो है ये टू द टेंस द इंफिनिटी, यानी ये चल सकता है इन्फिनाइट टाइम्स तक। ये प्रोक्लामेशन हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी का, और यहाँ पे अगर यहाँ पे अप्रूवल मान लीजिए इसका हो जाता है, ये अप्रूवल हो गया, क्लियर है। अब ये यहाँ से लेकर के ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चल सकता है, इंडेफिनिट टाइम तक चल सकता है। यहाँ पे कोई पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा था वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का क्या जरूरत है। अभी तो आपने इसके इफेक्ट्स ही नहीं देखे हैं, सिर्फ एक बार पार्लियामेंट ने हाँ कह दिया, और ये अप्रूवल कैसे चाहिए? थ्रू सिंपल मेजोरिटी। और ये नेशनल इमरजेंसी में आप तो अब तक पढ़ चुके होंगे, ये स्पेशल मेजोरिटी है दोनों, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये खत्म, हमने देख लिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स देख लिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया कि भाई ये इंडेफिनिट टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आते हैं कि रिवोकेशन, कि भाई ये रिवोकेशन मतलब इसको हटाया कैसे जा सकता है। सो क्वेश्चन इज रिवोकेशन, कैसे हटाया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि कुछ नहीं करना है, प्रेसिडेंट साहब आएंगे फिर से और एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन लेके आएंगे, यानी प्रोक्लामेशन को सिंपल भाषा में कहें तो डिक्लेरेशन, कि जिस तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट साहब आए थे और एक प्रोक्लामेशन, एक डिक्लेरेशन किया था, उसी तरह से प्रेसिडेंट साहब आएंगे और एक फिर से प्रोक्लामेशन करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे कि देश से आपातकाल हटाया जा रहा है, खत्म हो जाएगा ये आपातकाल, कुछ नहीं है, रिवोक हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी रिवोक, खत्म, टाटा बाय बाय। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोक्लामेशन का पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड है? क्या देश से आपातकाल हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो डिक्लेरेशन करते हैं उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से चाहिए? तो आंसर इज नो। हटाने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है ना, नॉर्मल से रिस्टोर हो रही है, जिस मोमेंट पे चाहे प्रेसिडेंट आकर के डिक्लेयर कर सकते हैं कि देश से आपातकाल हटाई जा रही है, उस समय वो इफेक्टिव हो जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब देश में आपातकाल आप लगा रहे हैं तो अप्रूवल के लिए जाना है पार्लियामेंट के पास। क्लियर है ये? अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए, याद रखिएगा कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, स्टेट्स जो है, स्टेट्स की फाइनेंसेस कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंट्रल में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है पहला इफेक्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट्स को। सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या हो जाती है? सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी स्टेट्स को कि देखिए थोड़ा कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एब्जॉर्व कीजिए, कैनोन्स ऑफ मतलब पैसे थोड़ा नाप तोल के खर्चा कीजिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हैं टू ऑब्जर्व कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, यानी पैसे थोड़ा हिसाब से खर्चा कीजिए। और ये इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली क्या होगा, क्या क्या करना है, उस ऑर्डर में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा रहेगा। अब इसके अलावा अगर और कोई डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन है कि प्रेसिडेंट को लगता है जो भी ये डायरेक्शन तो यूनियन एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से दे सकती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को जो भी लगता है, अगर लगता है कि कुछ इसके एडिशन में भी स्टेट को डायरेक्शन देना चाहिए, जो भी टाइम के हिसाब से प्रेसिडेंट नेसेसरी एंड एडिक्वेट महसूस करते हैं, प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इस टाइम पे नेसेसरी भी है एंड एडिक्वेट भी है इसके एडिशन में, तो वो डायरेक्शंस भी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी। क्लियर है? आइए अब दूसरा है, अब ये जो हमने डायरेक्शंस देखें, इसमें क्या क्या हो सकता है उसकी थोड़ी अंदर की डिटेलिंग है।
कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, बाकी प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है। विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कितना ज्यादा विजडम ऑफ प्रेसिडेंट मतलब विजडम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्यों समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन करना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। आइए, सो दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये जो डायरेक्शंस हमने बात किया, इन डायरेक्शंस में क्या क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एनी सच डायरेक्शंस में इंक्लूड रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस टू ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन स्टेट। स्टेट में जो भी क्लास ऑफ पर्सन है, चाहे आप ग्रुप ए से ग्रुप डी तक लीजिए, उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिड्यूस करना, पहला डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है? वर्किंग इन द स्टेट, और ये डायरेक्शन यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, ये इसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए। यूनियन इन डायरेक्शंस में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा थोड़ा एग्जांपल भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कह सकती है कि आपके स्टेट में ऑल एंड एनी क्लास, जिस भी क्लास के पर्संस हैं, उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिड्यूस कर दीजिए। जजेज ऑफ हाई कोर्ट पे मत जाइएगा भी। क्लियर है? इसके अलावा इन डायरेक्शंस में क्या हो सकता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, ये आपने कह दिया, सैलरी और अलाउंसेस को कम कर दिया, अब एक काम कीजिए कि आपके स्टेट में जो भी मनी बिल एंड फाइनेंस बिल पास हो रहा है, जितने भी पैसे, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल हमने बोला है, ऑल मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, इसको आप क्या कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए। क्यों रिजर्व करना है? प्रेसिडेंट साहब देखेंगे, प्रेसिडेंट साहब इसको कंसीडर करेंगे प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए कि कहीं आप पैसे फालतू तो खर्चा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये डायरेक्शंस का कुछ ग्लिम्सेस हैं कि क्या क्या डायरेक्शंस यूनियन गवर्नमेंट दे सकती है कि अपने स्टेट में, किसी भी स्टेट में जितने भी, आप याद रखिएगा वर्ड है ऑल एंड एनी क्लास ऑफ पर्संस वर्किंग इन द स्टेट, सारे क्लासेस ऑफ पर्सन हो, उन सब ग्रुप ए से ग्रुप डी सारे क्लासेस को आप क्या करिए कि उनके पैसे और उनके जो अलाउंसेस हैं उसको कम कर दीजिए, और इसके साथ आपके स्टेट में जो भी मनी बिल और फाइनेंस बिल लग रही है उसको रिजर्व कर दीजिए प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के। तो ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती है स्टेट को। याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये कोएर्सिव हैं, यानी ये इनके साथ साथ पीनल प्रोविजन, पीनल सैंक्शन है इनके पीछे, मतलब कि अगर ये डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो पनिशमेंट के तौर पे 356 भी लग जाएगा। तो याद रखिएगा ये कोई आम डायरेक्शन नहीं है, ये खास डायरेक्शन है। अब ये हमने देखा कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो हमने कुछ तो देखा, हमने ये देखा कि अभी तक सिर्फ स्टेट्स के जो पैसे हैं उन पे कंट्रोल होने की बात हो रही है, स्टेट के एम्प्लॉयज के पैसे काटने की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की क्या होगी, यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की क्या होगी। तो तीसरी बात है, तीसरा जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि प्रेसिडेंट साहब डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं कि पहला कौन से डायरेक्शन, कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ऑल एंड एनी क्लास, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल एंड एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन यूनियन गवर्नमेंट, उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस, पैसे मिलते हैं, पैसे के अलावा जो आपको कंफर्ट मिलता है, इनको रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है रिड्यूस करना, लिख लीजिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सो प्रेसिडेंट डायरेक्शंस दे सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस को कम कीजिए। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब एक और डायरेक्शन देते हैं कि जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, इनके भी सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या हो, को रिड्यूस किया जाए। क्लियर है? तो ये आपका पूरा है इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देती है स्टेट्स को। क्लियर है? इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब जो है नेसेसरी एंड एडिक्वेट स्टेप ले सकते हैं जब भी उनको लगे,
वो यूनियन गवर्नमेंट दे देगी डायरेक्शन। और डायरेक्शंस में सेंट्रल डायरेक्शंस स्टेट्स में मेन है कि स्टेट्स में जितने भी क्लास के पर्सन हैं उनके सैलरी एंड अलाउंस को कम कीजिए। और इसके अलावा मनी बिल एंड फिनेंस बिल, सारे मनी बिल एंड फिनेंस बिल को रिजर्व कर दीजिए प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए प्रेसिडेंट सेपरेट ऑर्डर निकालते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को के सैलरीज एंड अलाउंस को रिड्यूस कीजिए। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के सैलरीज एंड अलाउंस को रिड्यूस कीजिए। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे रही है, ये पेनल डायरेक्शंस है, यानी अगर स्टेट्स इन डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करती है किसी भी कारणवश, स्टेट्स के लेजिटिमेट कंसर्न हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एक बार अगर आप ये यूनियन गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यूनियन के पास, तो आपको स्टेट्स को कंप्लाई करना ही होगा, इन डायरेक्शंस को इफेक्ट देना होगा, या फिर ये फिर पीनल सैंक्शन है। और पेनल सैंक्शन क्या होते हैं? 356 आपको गिफ्ट में मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अभी तक कभी भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। यस, 1991 में हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस तक पहुंच चुके थे। आपके एग्जाम के लिए जरूरी है आप जाने कि डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या डिफरेंस है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप समझिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके साथ आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक है, होपफुली आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।